हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैं आज सब लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के क्वेश्चन। तो देखिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर पहला है, फिर से देखें कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर 4 हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? देखिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? इसमें 80 घाट। क्या होगा? 80 घाट। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारा? 80 घाट। देखिए और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये यहाँ पर देखिए कुछ मैंने अतिरिक्त बिंदु दिए हैं यहाँ पर, इन्हों को देखते हैं। लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के कहाँ पर हुआ है? 80 घाट पर हुआ है। ठीक, आगे देखें यहाँ पर है क्या? अतिरिक्त बिंदु। तो देखें लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास एक महान संत कवि थे। क्या थे? जो गोस्वामी तुलसीदास हैं ये एक महान क्या संत कवि थे। आगे देखें लिखा है क्या? सुप्रसिद्ध महाकाव्य। क्या? जो इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है कौन सा? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। और तुलसीदास द्वारा रचित है। क्या? जो मतलब गोस्वामी तुलसीदास का क्या है? महान संत कवि थे। और जो इनका एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, क्या सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो वो कौन सा है? क्या है महाकाव्य इनका? रामचरितमानस। जो किसके द्वारा रचित है? वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है। आगे देखें, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म स्थान क्या? इनके जन्म स्थान व विद्वानों में मतभेद है, परंतु बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि इसका जन्म बांदा जिले के क्या राजापुर में हुआ था। यानी कि जो बहुत वो यहाँ है विद्वान है, तो इनका मानना क्या है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ है? बांदा जिले के कहाँ पर? राजापुर में हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। देखें पहली क्या है? रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस। और क्या है? वैराग्य है, वैराग्य भी इनकी ही रचना है। आगे बात करें क्या है? सदीपनी भी इनकी रचना है। और आगे है क्या? वर्वे और रामायण और पार्वती मंगल। क्या? पार्वती मंगल। और क्या है? इनकी जानकी मंगल और दोहावली और कृष्णा गीतावली। क्या? रामाज्ञा और प्रश्नावली। ये सब किसकी रचना है? ये सब हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि सूफी संतों क्या है? सूफी संतों की शैली कैसी है? किसकी? जो सूफी संत है, सूफी संतों की शैली कैसी है? तो कैसी होगी? देखो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या? कि गजल है। पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा गजल। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? मसनवी है। क्या? मसनवी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? तुर्जमा है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या? मरसिया है। क्या है? मरसिया। तो इसमें हमारी कौन सी होगी? कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी है? मसनवी। क्या होगी? मसनवी होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। देखें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये इसकी बात करते हैं। लिखा है क्या? कि मसनवी, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि सूफी संतों की शैली जो है वो कौन सी है? मसनवी है। तो यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें, ये कह रहा है कि मसनवी शैली सूफी संतों द्वारा क्या? सूफी संतों द्वारा फारसी मिश्रित शैली है। क्या है? जो मतलब मसनवी शैली सूफी संतों द्वारा यानी कि फारसी में भी ये मिश्रित है। आगे बात करते हैं जिसका प्रयोग वे अपने रचनाओं में करते हैं। क्या? जो मतलब मिश्रित में ये शैली है। और क्या करते हैं? ये प्रयोग वे अपनी रचनाओं में भी करते हैं। ठीक, आगे देखें लिखा है मसनवी सूफी काव्य का ऐसा रूप है जिसके प्रत्येक शेर के दोनों मिसरे एक ही रदीफ और एक काफिये में होते हैं। किस में होते हैं? काफिये में, रदीफ या काफिये में होते हैं। आगे बात करें, आगे लिखा है कि मसनवी शैली में कवि जिस भी विषय पर चाहे मसनवी लिख
लिख सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, क्योंकि इसमें विषय की सूची कोई सीमा नहीं होती, यानी कि जो भी विषय हैं विषय की इसमें कोई सीमा नहीं होती है, किसमें, मसनवी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके अन्य विकल्प दिए गए हैं और बात करते हैं। देखो ये क्या है, तुर्ज, क्या ये लिखा है तुर्जमाका। तुर्जमाका का अर्थ तुर्जमाका अर्थ यानी कि अनुवाद होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अनुवाद होता है, किसका, तुर्जमाका का। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर लिखा है क्या, गजल उर्दू। क्या लिखा है, गजल उर्दू और फारसी की एक प्रकार की क्या, पद्यात्मक रचना है। ठीक है, क्या है ये, जो ये तुर्जमाका है, ये क्या है, ये गजल उर्दू और क्या, फारसी की एक प्रकार की क्या है, पद्यात्मक रचना है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें नायिका के प्रति, जिसमें नायिका के प्रति उत्पन्न प्रेम भाव का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है, भाव उत्पन्न और प्रेम और भाव का इसमें वर्णन होता है। आगे बात करते हैं। लिखा है क्या, मार्सिया एक, क्या मार्सिया एक धार्मिक कविता है। क्या है, जो मार्सिया क्या है, मार्सिया एक है, ये क्या है, ये एक धार्मिक क्या है, कविता है, जिसे क्या, हुसैन अली और करबला क्या, जिसे हुसैन अली और करबला के उनके साथियों की बहादुरी का एक क्या, व्याख्यान करने के लिए लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है, व्याख्यान करने के लिए लिखी गई है। ठीक है, आगे देखें, आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखें। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि महावीर प्रसाद, क्या है अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। जो महावीर प्रसाद है द्विवेदी ने क्या आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो क्या संज्ञा दी थी, तो बताइए। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं इसमें, क्या ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए इसमें हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या है, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। तो देखिए क्या है, बीज वपन काल। ठीक, कौन सी होगी, बीज वपन काल। आगे बात करें, देखो क्या है, महावीर प्रसाद, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था, क्या बताया था मैंने, बीज वपन काल की संज्ञा दी है। आगे बात करते हैं किसके महत्वपूर्ण बिंदु है, देखें क्या है इसके, लिखा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत कब 1050 से लेकर क्या संवत 1375 तक, अर्थात 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर क्या हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। क्या पीछे तक का माना जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखें, और इसके क्या है, आगे है, देखो लिखा है क्या, आगे बात करते हैं। देखो आदिकाल के बारे में लिखा है कि अन्य विद्वानों ने किसको, आदिकाल के बारे में अन्य विद्वानों ने भी अपने मत अनुसार आदिकाल का नामकरण किया है। किसने, जो अन्य विद्वान है उन्होंने भी किसका, आदिकाल का नामकरण किया है। तो देखें जैसे कि लिखा है नीचे, ये क्या है, ये लिखा है चारण काल, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। क्या चारण काल किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आगे देखें प्रारंभिक काल, ये किसने कहा था, प्रारंभिक काल कहा था किसने, मिस्र बिंदु ने। इसको किसको, आदिकाल की बात करें, आदिकाल को जो प्रारंभिक काल कहा था वो किसने कहा था, मिस्र बिंदु ने कहा था। आगे बात करें वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल किसने कहा था, किसको, आदिकाल को, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने, वीरगाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसको, आदिकाल को। ठीक, आगे बात करते हैं, लिखा है सिद्ध सामंत काल, जो सिद्ध सामंत काल है ये किसने कहा था, ये कहा था पंडित राहुल शंकरयायन ने कहा था। किसने, शंकरयायन ने कहा था। किसको, आदिकाल को। आगे बात करते हैं वीरकाल, वीरकाल किसने कहा था, ये कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद
मिश्र ने कहा था। आगे बात करते हैं, देखो लिखा है संधि काल किसने कहा था, संधि काल एवं चारण काल। तो संधि काल एवं चारण काल किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। किसने कहा था, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने कहा था। किसको, आदिकाल को। ठीक, आगे देखें यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये आदिकाल है, ये आदिकाल ये मैंने कराया था, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है क्या, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ठीक, देखो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, देखें ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन, महावीर प्रसाद कौन, द्विवेदी जी हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्या, ऑप्शन नंबर डी कौन है हमारे, बाल मुकुंद गुप्त है। कौन है, बाल मुकुंद गुप्त है। तो बताइए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारे इसमें कौन सा, बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा इसमें बी। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किसके, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बात करते हैं, देखें आगे लिखा है क्या, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे बात करते हैं किसकी, महत्वपूर्ण बिंदु की। देखें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारे, कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका काशी, क्या लिखा है कि सरस्वती पत्रिका काशी से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है, जो सरस्वती, क्या सरस्वती पत्रिका कहाँ से, ये काशी से प्रकाशित होती है। कहाँ से, काशी से प्रकाशित होती है। आगे है पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी है। अब जो है पहले कहाँ से हुआ करती थी, काशी से, अब कहाँ से होने लगी, अब ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी है। कहाँ से, इलाहाबाद से। ठीक है, आगे देखिए सन 1902 में क्या है, सन 1902 में इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। कब, सन 1902 में किसके, सरस्वती पत्रिका के जो कौन थे, संपादक कौन है 1902 में, ये श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। कौन बने थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। कब बने थे, 1903 में। ठीक, कब बने थे, 1903 में। तो और 1902 में कब थे, याद रखना कब थे, 1902 में कौन थे इसके, श्याम सुंदर दास थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। आगे बात करें, लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। किसको, आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या, हिंदी का प्रथम क्या, लोकवादी आचार्य माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें, देखें अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आदिकाल को आचरण काल के नाम से नामकरण किसने दिया था। क्या है क्वेश्चन हमारा, फिर देखें एक बार। लिखा है कि आदिकाल को आचरण काल के नाम से नामकरण किसने दिया था। ठीक, तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा क्या, मोहन अवस्थी, क्या मोहन अवस्थी है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा हजारी प्रसाद जी हैं। कौन, हजारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा कौन, ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा क्या, शुल्क जी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। कौन होंगे, ये होंगे ग्रियर्सन जी। कौन होगा, ग्रियर्सन। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखें आगे इसके अन्य विकल्प दिए गए हैं, उनकी बात करते हैं। पहले देखें ऊपर लिखा है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था। किसका, चारण काल नाम दिया था, किसने, ग्रियर्सन ने। आगे बात करते हैं, देखो अन्य विकल्प क्या है इसके, मोहन अवस्थी। क्या है, मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल से नामकरण किया है। किसने, जो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल से नामकरण दिया है। ठीक है, आगे देखें लिखा है कि हजारी प्रसाद जी ने आदिकाल नाम दिया है। किसने, जो हजारी प्रसाद जी हैं, इन्होंने क्या,
आदिकाल नाम दिया है। आगे बात लिखा है शुल्क जी के द्वारा आदिकाल का वीरगाथा काल के नाम से क्या नामकरण दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जो शुल्क जी हैं, शुल्क जी के द्वारा क्या आदिकाल को किसका नाम दिया गया है? वीरगाथा काल का। किसका नाम? वीरगाथा काल का नाम किसके द्वारा? शुल्क जी के द्वारा। किसका? आदिकाल का। आगे बात करते हैं, देखें देखें यहाँ पर लिखे हैं क्या अतिरिक्त बिंदु। देखो क्या है, अतिरिक्त बिंदु हैं यहाँ पर। तो ये तो मैंने अभी करा दिया था पीछे, ठीक है, ये देख लेना। अभी आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा क्या, देखो लिखा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। क्या जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? क्या पृथ्वीराज रासो। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? आदिकाल में। ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर डी रीति काल में। ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या आधुनिक काल में। तो बताइए किस में लिखा गया है? तो बात करते हैं किसकी, क्या है पृथ्वीराज रासो। तो किस में लिखा गया है? ये हमारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये लिखा गया है हमारा किसमें? आदिकाल में। अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने, ठीक। और पूर्ण किसने करा था? जलहन से पूर्ण करा था। पहले आगे बात करते हैं, देखो हाँ यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, देखो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुल्क ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। क्या है? फिर से देखें, लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुल्क ने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि जो चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कौन है? महाकवि हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, ठीक। और महान कवि हैं। और क्या इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसका? चंद्रबरदाई का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। तो आगे बात करें, देखें लिखा है कि मिस्र बिंदुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि क्या? महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। क्या? फिर से देखें कि मिस्र बिंदुओं ने लिखा है कि हिंदी का जो वास्तविक प्रथम महाकवि है, क्या वो किसको माना जाता है? वो चंद्रबरदाई को माना जाता है, ठीक। आगे बात करें, लिखा है कि जो पृथ्वीराज रासो में कितने 68 यानी कि 67 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का क्या प्रयोग किया गया है? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। आगे बात करें, देखो लिखा है पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र किसने? जलहन ने पूर्ण किया था। किसने? जो पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ये शुरू किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। जो इसको पूर्ण करा था वो किसके? चंद्रबरदाई के पुत्र थे। कौन? जलहन। कौन थे? जलहन ने इसको क्या करा था? पूर्ण करा था पृथ्वीराज रासो को। आगे लिखा है कि केमास वध पृथ्वीराज रासो का एक क्या महत्वपूर्ण समय क्या है? सर्ग है। क्या है? इनका जो महत्वपूर्ण समय क्या है? वो सर्ग है। आगे बात करें, देखो आगे लिखा है कि अन्य वैकल्पिक बात करें, देखो भक्ति काल की बात करें। भक्ति काल है कि भक्ति काल अथवा पूर्ण मध्यकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। क्या है? काल है। फिर से देखें, क्या जो भक्ति काल अथवा पूर्ण मध्यकाल हिंदी साहित्य का क्या है? हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है, ठीक है। आगे बात करें, दिखा है कि जिसे स्वर्ण युग विशेषण से क्या? स्वर्ण युग विशेषण से विभूषित किया जाता है। क्या? विभूषित किया जाता है। इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा संबद्ध है, जो कितनी 1375 से लेकर 1700 तक माना गया है। कितना माना गया है? कितने से? 1375 से लेकर कितने तक?
1700 तक माना गया है। आगे बात करते हैं, लिखा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या भक्ति काल को हिंदी साहित्य क्या स्वर्ण काल कहा था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? जो भक्ति काल है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण कहा था। ठीक, आगे बात करते हैं, देखो आगे लिखा है क्या, आगे है रीतिकाल की बात करते हैं। किसकी? रीतिकाल की। रीतिकाल को देखते हैं, लिखा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने मिश्र ने क्या रीतिकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, लिखा है कि रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित है। क्या है? आगे है निम्नलिखित। किसके? जो रीतिकाल के अन्य नाम है, जो अन्य विद्वानों ने बताए हैं। तो क्या क्या है देखें। पहला अगर बात करते हैं रीति काव्य की, किसकी? रीति काव्य की। तो देखो ये किसने बताया था? ये बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने बताया था? रीतिकाल की बात करें तो किसने बताया था? ये बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे देखें क्या है, ये लिखा है अलकृत, क्या? अलकृत काल। ये किसने? ये मिस्र बिंदु ने कहा था। किसने? मिस्र बिंदु ने कहा था। कौन सा? अलकृत काल किसने कहा था? मिस्र बिंदु ने कहा था। आगे बात करें रीतिकाल की, तो देखिए रीतिकाल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या? रीतिकाल किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे देखें, आगे लिखा है कि श्रृंगारकार किसने कहा था? ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आगे बात करते हैं, देखें अब देखो आधुनिक काल की बात करते हैं। किसकी? आधुनिक काल की बात करें हैं। देखें लिखा है कि आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का, क्या? आधुनिक काल का प्रारंभ से क्या 1900 लेके कितना 1843 से माना है। कब से? 1900 से लेके 1843 तक माना गया है। कुछ इतिहासकारों ने आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारत हिंदू हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष सन कब 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। तो किसका पूछा जाए? भारत हिंदू हरिश्चंद्र का जन्म, क्या? भारत हिंदू हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष के सन कब हुआ था इनका जन्म? 1850 में इनका जन्म हुआ था। तो इसको आधुनिक काल का क्या प्रारंभ माना गया है। आगे देखते हैं, अब देखिए आदिकाल की बात करें तो आदिकाल लिखा है क्या? लिखा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत कब 1050 से लेकर संवत 1375 तक, क्या 75 तक था। अर्थात क्या महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जाता है। किसके? हमीर देव के समय के पीछे तक माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं हाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि कामायनी के रचनाकार कौन थे। किसके? कामायनी है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी है हमारा का राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया हमारे से जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसमें कौन है क्या कामायनी के रचनाकार? कौन है कामायनी के रचनाकार? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी? कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन होगा? जयशंकर प्रसाद किसके रचनाकार है? कामायनी के रचनाकार है। आगे बात करते हैं, देखें लिखा है क्या कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे बात करते हैं, देखो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके यहाँ। देखें ये कहा है कि जयशंकर प्रसाद 1926 ईस्वी से लेकर 1929 क्या 1929 तक जयशंकर प्रसाद के कई दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। कवि कथाकार, नाटककार और उपन्यासकार आदि रहे हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। देखें इनके आने से ही क्या हिंदी काव्य में खड़ी बोली के क्या मार्ध्यू का विकास हुआ है। किसका? मार्ध्यू का विकास हुआ है। यह आनंदवाद के समर्थक थे। कौन समर्थक थे? कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आगे बात करें, देखें अब देखें काव्य, इनके काव्य की बात करते हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। लिखा है क्या काव्य? लिखा है क्या मानविलन, क्या वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार और
प्रेम प्रथि, क्या प्रेम पिथि। ठीक, आगे है क्या महाराणा का महत्व, लहर, झरना, कामायनी, आंसू आदि। ठीक, इनके क्या है काव्य। अब देखें बात, आगे बात करते हैं इनके उपन्यास की। तो इनके उपन्यास क्या है, जैसे तितली और कंकाल, क्या तितली और कंकाल क्या है इनके उपन्यास है, किसके, जयशंकर प्रसाद जी के। इनके नाटक की बात करते हैं, देखो इनके नाटक दिए गए हैं, क्या चंद्रगुप्त, अजाशत्रु और राज्यश्री, विशाखा, कामना, एक घूंट, क्या एक घूंट आदि। तो ये सब इनके क्या है नाटक, किसके, जयशंकर प्रसाद जी के क्या है ये नाटक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं नोट, क्या है, देखो यहाँ पर कुछ मैंने नोट करके लिखा है। देखो प्रसाद जी के प्रथम, क्या जयशंकर प्रसाद जी के प्रथम कौन नाटक सज्जन, क्या सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। क्या है ये मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा था, क्या है लिखा गया है कि जो जयशंकर प्रसाद के प्रथम नाटक कौन सा, सज्जन। इनका प्रथम नाटक कौन सा है, सज्जन। जो इनका क्या है कथानक है ये महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। अब देखिए नीचे लिखा है, क्या लिखा है, प्रसाद जी का क्या राज्यश्री प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। कौन सा, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्या है, तो इनका जो प्रथम क्या जयशंकर प्रसाद जी का राज्यश्री, क्या है जो राज्यश्री है, ये इनका प्रथम क्या ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखें अब देखें रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बात करते हैं, किसके में, रामधारी सिंह दिनकर। लिखा है काव्य कीर्ति, काव्य कीर्ति इनकी क्या है, देखो कुरुक्षेत्र और क्या है, काव्य कीर्ति की बात करें इनकी कुरुक्षेत्र और रसीम रथी, क्या रसीम रथी, हरे को क्या हरिनाम, क्या हरि को हरिनाम, आत्मा की आंखें, क्या आत्मा की आंखें। लिखा है क्या सीपी और शंख, क्या सीपी और शंख। फिर दिनकर के गीत, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। ये क्या है, ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर के क्या है काव्य है, क्या है काव्य कीर्ति है। फिर देखिए क्या क्या है, मैंने बताया था पहला क्या कुरुक्षेत्र, क्या कुरुक्षेत्र। फिर एक है क्या रसीम रथी, हरि, क्या हरि के हरिनामा, आत्मा, आत्मा की आंखें और सीपी और शंख। फिर आगे है दिनकर के गीत। फिर उसके बाद में बताया था नीम के पत्ते, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू आदि। ये सब क्या है आदि, ये सब इसके क्या बताए थे मैंने, रामधारी सिंह दिनकर क्या है महाकाव्य। अब देखो इनके निबंध की बात करेंगे। इनका निबंध क्या है कि शुद्ध कविता की खोज, क्या निबंध लिखा है इनके कि शुद्ध कविता की खोज, रीति के फूल, भारत की संस्कृति, क्या भारत की संस्कृति, कहानी और साहित्य, क्या साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, आधुनिक बौद्ध आदि क्या है इनके निबंध है, क्या है निबंध है। फिर से देखें क्या क्या बताया था मैंने, एक तो बताया था क्या शुद्ध कविता की खोज इनका निबंध है, और है क्या रेती के फूल, ये भी इनका निबंध है। भारत की संस्कृति कहानी, ये निबंध है। साहित्यमुखी और क्या है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता और आधुनिक बौद्ध, ये क्या है इनके निबंध है। आगे बात करते हैं, देखो लिखा है क्या संस्मरण, क्या इनके बात करते हैं संस्मरण की, और क्या श्रद्धा अंजलियाँ, क्या श्रद्धा अंजलियाँ, और लोकदेव और नेहरू मेरी, क्या है ये सब इनके क्या है संस्मरण है, क्या है इनके संस्मरण। आगे बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। क्या इसकी, देखो मैथिली शरण गुप्त है वो ऑप्शन में, तो उनकी बात करते हैं। लिखा है जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना क्या है, मुसहास मुद्दो जज्जो इस्लाम या मुसदद से हाली की प्रतिक्रिया में की है, क्या हाली की प्रतिक्रिया में की है। यह कीर्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली है, क्या है प्रभावशाली है साबित हुई थी, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की पदवी दी थी, क्या पदवी दी थी, किसको, मैथिली शरण गुप्त को दी थी, किसको, मैथिली शरण गुप्त को दी थी। आगे बात करें, लिखा है उनकी जयंती 3 अगस्त, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की जयंती कब बनाई जाती है, 3 अगस्त को प्रत्येक वर्ष, क्या प्रत्येक वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की जो क्या जयंती है कब बनाई जाती है, ये बनाई जाती है 3 अगस्त को। ठीक, आगे देखें
काव्य कीर्ति की बात करें, किसके, इनके काव्य कीर्ति की बात करें तो लिखा है साकेत यशोधरा, क्या, साकेत यशोधरा और हिंदू और सिद्धराज, सिद्धराज किसान, रंग में भंग, शकुंतला आदि, ये इनकी क्या है, ये इनकी काव्य कीर्ति है। आगे बात करें इनके नाटक की बात करें, किसके, मैथिली शरण गुप्त के नाटक की बात करें, लिखा है क्या अनहग, झंकार और जय भारत, क्या जय भारत, फिर उसके बाद में लिखा है स्वदेश संगीत आदि, इनके क्या है, ये इनके नाटक है, इनके ये नाटक है। आगे बात करते हैं और अनुदित काव्य, जो इनके अनुदित काव्य वो है क्या पिलासी का युद्ध और मेघनाथ, मेघनाथ क्या है वध, क्या है मेघनाथ वध, पिलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, इनके क्या है अनुदित काव्य है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा कि आधुनिक हिंदी गद्य है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर बी किसको भारतेंदु को, ऑप्शन नंबर की गंग कवि को, ऑप्शन नंबर डी हमारे इसमें जयशंकर प्रसाद को। तो इसमें किसको कहा जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें कौन सा, बी, किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक, किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे देखें, अब देखो इनके बारे में पढ़ते हैं आगे कि लिखा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, देखें महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये हिंदी लेखन, ये हिंदी लेखन में आधुनिक विचारधारा लाने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे, पहले व्यक्ति थे, क्या ये हिंदी में लेखन, क्या लेखन में आधुनिक विचारधारा लाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे हैं, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन ब्रज भाषा में इनका योगदान क्या सराहनीय है कि इनका नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें, नाटक के क्षेत्र में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे बात करें, देखो बात करते हैं किसके, अमीर खुसरो के बारे में, किसके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। देखो लिखा है कि अमीर खुसरो मुख्य रूप से फारसी के कवि हैं, फारसी भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार था, क्या अप्रतिम अधिकार था। उनकी गणना महाकाव्य फिरदौसी, शेख सादिक और निजामी फारस के महाकाव्यों के साथ होती है, किसके साथ होती है, महाकाव्यों के किसके, फिरदौसी और शेख सादिक और निजामी फारस के महाकवि के साथ होती है, ठीक है, इनके साथ होती है क्या, इनकी गणना। आगे बात करते हैं, देखो लिखा है गंग, क्या गंग रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर राव था। ये जाति के राव क्या थे, भट्ट तथा अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक, कौन था ये, अकबर के कौन थे, दरबारी कवि थे, कौन, अमीर खुसरो। आगे बात करते हैं, इसके अतिरिक्त ये रहीम बीरबल और महान सिंह और कौन है, टोडरमल के भी प्रिय थे। ये बड़े स्वाभिमानी थे, कौन, अमीर खुसरो, ठीक है। आगे बात करते हैं किस के प्रिय थे, किस के, रहीम के, बीरबल के और महान सिंह और कौन, टोडरमल के अभिप्रिय थे। आगे बात करते हैं किसके, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। लिखा है क्या, 1926 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी तक जयशंकर प्रसाद के कई दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। कब से कब तक, 1920 से लेकर 1926 तक। दिखा है कि कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यास आदि रहे हैं। इनके आने से ही हिंदी काव्य में खड़ी बोली के माध्यम का विकास हुआ है। यह आनंदवाद के समर्थक थे, किसके समर्थक थे, ये आनंदवाद के कौन थे, समर्थक, कौन, जयशंकर
प्रसाद। आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, कविवचन सुधा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, उद्यत मार्तंड। ऑप्शन नंबर सी है हमारा का हरिश्चंद्र पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सरस्वती। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा होगा, उद्यत मार्तंड। क्या होगा, उद्यत मार्तंड। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए इनके बारे में है। आगे लिखा है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसका है, यह है हमारा कौन सा, उद्यत मार्तंड। क्या है, उद्यत मार्तंड। आगे बात करते हैं, लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु देंगे, लिखा है उद्यत मार्तंड हिंदी क्या, उद्यत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्या था, प्रथम समाचार पत्र है। ये 30 मई 1826 ईस्वी में, क्या 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से, कलकत्ता से। कब हुआ था, 30 मई 1826 में हुआ है। आगे है उद्यत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। किस बोली का, खड़ी बोली का। ठीक, किसका, खड़ी बोली का किया गया। आगे बात करते हैं, उद्यत मार्तंड के जो प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रिकारिता दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मई को। ठीक, मनाया जाता है। आगे बात करें, देखो इसके अन्य विकल्प की बात करते हैं। क्या इसके अन्य विकल्प हैं कि कविवचन सुधा एक हिंदी समाचार पत्र था। कौन सा, जो कविवचन सुधा है ये क्या है, ये हिंदी समाचार पत्र था। आगे है क्या, भारत हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था, भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। आगे बात करें, हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका का संपादन भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने किया था। किसका, मासिक पत्रिका का। आगे है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन में सबसे ज्यादा योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। किसका था, सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है, सबसे ज्यादा जो योगदान था, वो योगदान किसका है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे ज्यादा इसमें योगदान है। आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो बताइए क्या इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या, गीतावली। ऑप्शन नंबर बी कौन सा इसमें हमारी, गीतावली। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कौन सा, श्री कृष्ण गीतावली, या फिर भक्तमाल। कौन सी, भक्तमाल। तो इसमें कौन सी नहीं है, किसकी, तुलसीदास जी की रचना। तो देखिए इसमें जो होगी नहीं है हमारी, कौन सी नहीं होगी, इसमें ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। कौन सा होगा, डी। कौन सी, भक्तमाल की इसमें रचना नहीं है। कौन सी, भक्तमाल जो है किसकी रचना नहीं है, ये हमारे तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे बात करते, आगे देखें, आगे लिखा है क्या, भक्तमाल तुलसीदास जी की रचना नहीं है। भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभदास। किसके, भक्तमाल के जो रचयिता कौन है, इसके रचयिता है कौन, नाभदास। क्या है, नाभदास। अब देखें इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रय शाखा के एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन, जो गोस्वामी तुलसीदास थे, ये रामाश्रय शाखा के एक प्रसिद्ध कवि थे। आगे बात करें, लिखा है प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। जो प्रथम क्या, जो हमारा ये रामचरितमानस है, ये तुलसीदास के द्वारा का इनका प्रथम महाकाव्य है। ये इनके द्वारा ही रची गई है। कौन सी, रामचरितमानस। आगे बात करते इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करते हैं। इनकी और रचना देखते हैं। आगे है देखो कौन कौन से, रामचरितमानस
दोहावली, गीतावली और वैराग्य संदीपनी क्या संदीपनी और बरवे और रामायण क्या रामायण और पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो ये सब किसकी रचना है? ये हमारे तुलसीदास जी की रचना है। आगे बात करते हैं, देखो अतिरिक्त बिंदु की बात करते हैं। ये नाबादास क्या नाबादास है, नाबादास राम भक्ति शाखा के क्या भक्तिकालीन कवि थे। इनकी रचना क्या है? भक्तमाल। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है भक्तमाल। क्या बताया मैंने, क्या लिखा है नीचे कि नाबादास राम भक्ति शाखा के क्या भक्तिकालीन के कवि हैं। ठीक, तो इनकी रचना कौन सी? इनकी रचना होगी कौन सी? भक्तिमाल। क्या होगी इनकी रचना? भक्तिमाल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा है क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो क्या हिंदी साहित्य का के इतिहास के किस काल को क्या वीर गाथा काल कहा जाता है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है हमारा? रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आधुनिक काल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा आधुनिक काल। तो इसमें हमारा क्या होगा बताइए, क्या है? हिंदी साहित्य का क्या बोल रहे हैं? वीर गाथा काल किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो ये हमारा आदिकाल। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी किसको कहा गया है? आदिकाल को कहा गया है। आगे देखें, क्या है लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। किसको? वीरगाथा काल कहा गया है। किसको? आदिकाल को। देखो महत्वपूर्ण बिंदु है, लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। जो ये वीरगाथा नाम जो दिया गया है किसको? किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया है। किसका? आदिकाल को जो वीरगाथा काल कहा है, इन्हें किसने कहा था? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आगे बात करते हैं, देखो लिखा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। किसने? जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। चारण काल। आगे देखें, आदिकाल की रचनाओं, किसकी? आदिकाल की रचनाओं में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं, धार्मिकता और वीरगाथात्मकता और क्या है? श्रृंगारिकता। क्या है? श्रृंगारिकता। ठीक है, तो ये किसकी? आदिकाल की रचनाओं में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आगे बात करते, देखो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, किसकी? आदिकाल की प्रमुख रचनाएं की बात करें, लिखा है कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और दोहा कोश और विजयपाल रासो। किसकी? विजयपाल रासो। ये क्या है? ये आदिकाल की प्रमुख रचना है। कौन कौन सी बताई थी मैंने? पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, दोहा कोश और कौन सी है? विजयपाल रासो। क्या है? ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अब भक्तिकाल की बात करें, किसकी? भक्तिकाल की बात करते हैं। देखो भक्तिकाल में क्या है, लिखा है कि भक्तिकाल अथवा पूर्ण माध्यकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। क्या है? महत्वपूर्ण काल है, जिसे स्वर्ण युग विशेषण से विभूषित किया जाता है। इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा संवत कब से 1375 से लेकर 1700 तक माना गया है। कब तक माना गया है? 1375 से लेकर 1700 तक माना गया है। आगे बात करते हैं, किसकी है ये जो बताया है मैंने, किसका बताया है? भक्तिकाल का। रीतिकाल की बात करें, आगे देखो रीतिकाल की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में संवत 1700 से लेकर कब 1900 तक हिंदी रीतिकाल की बात करें, जो हिंदी साहित्य में संवत है वो कब से कब तक है? वो 1700 से लेकर 19 तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखें आगे बात करें, आगे लिखा है क्या? आधुनिक काल। अब बात करते हैं आधुनिक काल के बारे में। देखो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ काल कब से 1900 से लेकर कब 1843 तक माना है। किसने माना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। बात करते हैं से माना है। कुछ इतिहासकारों ने आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष सन
50 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। क्या? जब भारत हिंदू हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1850 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो काल है, क्या प्रारंभ काल जब से माना गया है कुछ विद्वानों ने। ठीक है, कुछ इतिहासकार के आधुनिक जीवन बोध। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो, हिंदी साहित्य में क्या, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम जो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम जो सर्वप्रथम है वो किसके द्वारा? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। आगे बात करें, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा क्या करुणालय के रचयिता कौन है? किसके करुणालय के रचयिता कौन है? तो देखो, इसके ऑप्शन 4 दिए गए हमारा। ऑप्शन नंबर ए कौन है इसमें? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी कौन? सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? हमारा भारत हिंदू हरिश्चंद्र। कौन है? भारत हिंदू हरिश्चंद्र। तो किसने दिए? कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता है हमारे कौन? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद इसके कौन है? इनके रचयिता हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अब लिखा है क्या, ऊपर ये लिखा है कि करुणालय के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, आगे बात कर दें इनके महत्वपूर्ण बिंदु की। तो देखो, लिखा है क्या कि जो जयशंकर प्रसाद जी की क्या जी छायावादी के 4 स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, कविताएं तथा निबंध आदि लिखे हैं। क्या? उन्होंने निबंध लिखे हैं। आगे बात करते हैं कि खड़ी बोली को हिंदी काव्य की क्या, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को हिंदी काव्य की क्या विवर्तवाद भाषा बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान है? किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। आगे हैं प्रमुख, क्या इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि उर्वशी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? उर्वशी एक, तो फिर कौन सी है? वन, फिर है वन मिलन, प्रेम राज्य और कानन। क्या है? कानन। और आगे दी है कौन सी? कुसुम। क्या दिया आगे? कुसुम दी गई है, कुसुम। और प्रेम पथिक। क्या दी गई है? प्रेम पथिक। आगे बात करते हैं। हाँ, फिर क्या है? कुसुम है और प्रेम पथिक है। ठीक, आगे देखें। अब इसके अन्य विकल्प की बात करते हैं। देखो, लिखा है क्या, भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी लेखन में आधुनिक विचारधारा लाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे बात करें, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन ब्रज भाषा में क्या इनका योगदान सराहनीय है। इनका नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? लिखा है क्या, इनका योगदान सराहनीय है। इनका नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बात करते क्या कि भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है कि प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर, गीत गोविंद और प्रेम प्रेम फुलवारी और दशरथ और विलाप इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? भारत हिंदू हरिश्चंद्र की ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अब देखें माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में देखते हैं। किसके? माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में देखें। लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी एक सच्चे देश प्रेमी थे। क्या थे ये? एक सच्चे देश प्रेमी थे, जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपनी लेखनी से जोर शोर का प्रचार किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जैसे कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? संपरण, माता, युग, चारण, हिम तंगड़ी। कौन सी? हिम तंगड़ी क्या है? इनकी रचना है। आगे बात करें, सुमित्रानंद पंत छायावादी के 4 स्तंभों में से एक है। जो सुमित्रानंद पंत का जन्म क्या कौसानी बागेश्वर में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए 1961 में पद्म विभूषण दिया गया था। क्या? पद्म विभूषण
दिया गया था। फिर से देखिए क्या लिखा है, जो सुमित्रानंद पंथ है, सुमित्रानंद पंथ है क्या कि ये छायावादी के 4 स्तंभों में से एक है। क्या है, छायावादी के 4 स्तंभों में से एक है। फिर क्या, एक सुमित्रानंद पंथ का जन्म, देखो सुमित्रानंद पंथ का जन्म कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था क्या, कोसाम, क्या कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। क्या, इनकी साहित्यिक सेवा के लिए कब, 1961 में पद्म विभूषण इनको दिया गया। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी बताई थी, कौन कौन सी हैं, देखें इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखो कौन कौन सी है, उच्छ्वास ग्रंथि, क्या उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांत, क्या युगांत, इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत की। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ अतिरिक्त बिंदु, ये क्या है, यहाँ पर दिया गया करुणालय, एक क्या पद्य नाटक है। क्या है ये, एक पद्य नाटक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। क्या, एक आदमी पुरस्कार नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4, पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा इसमें, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी कौन सा इसमें हमारा, सुमित्रानंद पंत। और ऑप्शन नंबर डी कौन सा इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा, कि क्या पूछा है कि माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या सुमित्रानंद पंत है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्या होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसमें। ए क्या होगा, ए होगा। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। किसको नहीं दिया, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं दिया। आगे बात करते हैं, देखें तो देखें क्या है, लिखा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी एक साहित्यिक सम्मान है जो सन 1954 कब, 1954 में शुरू हुआ था। याद रखें, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1954 में शुरू हुआ था। यह क्या, यह ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ हमारा सबसे प्रथम पहले नंबर पर आता है, और ज्ञानपीठ के बाद जो दूसरा नंबर का है ये हमारा कौन सा है, अकादमी पुरस्कार है। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जाता है। तो क्या ये लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर वर्ष 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये हमारा 24 भाषाओं में दिया जाता है। आगे बात करते हैं, अन्य विकल्प की बात करें, देखो लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी एक सच्चे देश प्रेमी थे जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपनी लेखनी से जोर का शोर प्रचार किया। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है कि क्या, संपूर्ण माता, युगचारण, हिमतंगड़ी, क्या है इनकी प्रमुख रचना है। आगे बात करें, रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को किसके रूप में, वीर रस के रूप में माना जाता है। क्या, वे एक प्रसिद्ध लेखक है। कौन है, वे एक प्रसिद्ध लेखक है। कौन, कवि एवं निबंधकार थे। क्या, लेखक भी थे, कवि भी थे और निबंधकार भी थे। उनकी रचनाओं में विदेशी शासन के प्रति विद्रोह और क्रांति की भावना होती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं किसके, रामधारी सिंह दिनकर की। देखें कौन कौन सी है, जैसे कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, बापू और रसीम रथी, इनकी क्या है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं, देखो सुमित्रानंद पंत की बात करें तो लिखा है कि छायावादी के 4 स्तंभों में से एक है। कौन, सुमित्रानंद पंत। क्या है ये, इनमें से एक है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक है सुमित्रानंद पंत का जन्म का
कौशानी बागेश्वर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? कौशाम्बी के कहाँ? बागेश्वर में हुआ था। क्या इनकी साहित्यिक सेवा हुआ था कि इनकी साहित्यिक सेवा के लिए 1961 में पद्म विभूषण दिया गया था। किसको दिया गया था? सुमित्रानंद पंत को। कब दिया गया था पद्म विभूषण? 1961 में दिया गया था। आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं जो इस प्रकार है। किनकी? इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार है। देखो यहाँ पर लिखा है क्या? उच्छ्वास। क्या है यहाँ पर? उच्छ्वास है, और ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। क्या है? पल्लव, गुंजन, और एक है योगांत। क्या है? योगांत। इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बात करें, इसके अतिरिक्त बिंदु की बात करते हैं। देखो लिखा है क्या? भारत इंदु हरिश्चंद्र। भारत इंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी लेखन में आधुनिक विचारधारा लाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन ब्रज भाषा में इनका योगदान सराहनीय है। इनका नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? योगदान है महत्वपूर्ण। किसमें? नाटक में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। आगे बात करें कि भारत इंदु जी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर और गीत गोविंदन। क्या? गोविंदानंदन। और प्रेम फलवरी। क्या है? प्रेम। आगे क्या है? आगे है क्या है कि प्रेम फुलवारी और दशरथ विलाप। क्या है? दशरथ विलाप। क्या है इनकी? ठीक, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो कौन कौन सी है यहाँ पर? प्रेम क्या है? प्रेम फुलवारी है। कौन सी है? प्रेम फुलवारी। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी युग की है? क्या बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना किसकी? छायावादी युग की है। कौन सी रचना है छायावादी युग की? तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमारा काव्य निर्णय और लोकायतन। क्या? लोकायतन, प्रेम सरोवर या प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। ठीक है, क्या है? प्रिय प्रवास। तो देखें ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा होगा? बी। कौन सा? लोकायतन। क्या है? लोकायतन ही हमारे क्या है इसमें इनकी छायावादी युग की रचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखें क्या है? लोकायतन छायावाद की युग की क्या है? प्रमुख रचना है। ठीक है, क्या है? प्रमुख रचना। आगे बात करें, लिखा है कि लोकायतन सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में पंत किसके द्वारा लिखी है? सुमित्रानंद पंत के द्वारा। सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखी हुई है। कौन सी? लोकायतन। आगे लिखा है इस महाकाव्य में पंत जी ने स्वतंत्रता के बाद और पहले के भारतीय जीवन के बारे में बताया है। क्या? पहले के जीवन के बारे में बताया है। बात करते हैं किसके? अन्य विकल्प। अब देखें अन्य विकल्प क्या है इसके? लिखा है कि काव्य निर्णय रीतिकालीन। क्या? रीतिकालीन रचना है। यह भिखारी दास द्वारा रचित रचना है। किसके द्वारा? भिखारी दास द्वारा रचित रचना है। आगे देखें प्रेम सरोवर भारतेंदु युग की रचना है। क्या? जो प्रेम सरोवर है ये किसकी रचना है? ये किसके द्वारा? भारतेंदु युग की रचना है। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। कौन सी? प्रेम सरोवर जो रचना है किसके द्वारा रचित है? ये प्रेम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। आगे बात करते हैं। अब देखें लिखा है कि प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या है? रचित है। कौन सी? प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास। आगे बात करें, लिखा है क्या? अतिरिक्त बिंदु की बात करते हैं। देखो लिखा है कि छायावादी युग 1918 से ईस्वी से लेकर कब? 1936 तक। कौन सा? छायावादी युग कब तक था? 1918 से लेकर 1936 तक, ईस्वी तक के बीच माना जाता है। किसके? इसके बीच माना जाता है। छायावादी युग की विशेषता इस प्रकार है। देखो कीर्ति प्रेम, नारी की मुक्ति का क्या वर्णन, और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, सांस्कृतिक चेतना। क्या? सांस्कृतिक चेतना है।
आगे बात करते हैं कि छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत आदि। क्या है? आदि इनके क्या है? छायावादी युग के क्या प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त का क्या संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? क्या किस युग से है? किसका? मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो आधुनिक काल के किस युग से है? किस युग से माना जाता है? तो किस युग से? देखो पहला ऑप्शन नंबर ए है क्या? छायावादी उत्तर युग। दूसरा क्या है? द्विवेदी युग। और छायावादी युग या शुल्क युग। तो किसके द्वारा माना जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा हमारे इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसमें। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? द्विवेदी युग माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? द्विवेदी युग। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब इनके आगे बात करते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। किससे? द्विवेदी युग से। आगे है महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, सन 1903 से लेकर सन 1916 तक, सन 1903 से लेकर 1916 तक का समय डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने हिंदी कविता के इस काल को द्वितीय उत्थान के रूप में अभिहित किया है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग की कला विधि सन 1900 से लेकर कब तक? 1918 प्रतिपादित की मानी जाती है। आगे लिखा है क्या? आगे लिखा है कि डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या जागरण सुधार काल भी कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। किसको? द्विवेदी युग जो है इसको क्या कहा था? जागरण सुधार काल भी कहा था। आगे बात करते हैं। देखो अब देखते हैं इसके अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिंदु है कि आधुनिक हिंदी मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के महान कवि रहे हैं। किसकी? जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी में जो मैथिली शरण गुप्त है ये खड़ी बोली के महान कवि माने जाते हैं। आगे बात करें हिंदी, उन्हें द्विवेदी युग का कवि भी माना जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को क्या उन्हें किसका? द्विवेदी युग का कवि भी माना जाता है। आगे बात करें कि मैथिली शरण गुप्त सही अर्थों में राष्ट्रीय कवि थे। कौन थे? जो मैथिली शरण गुप्त है क्या ये है सही अर्थों में कौन थे? राष्ट्र कवि थे। आगे बात करें, देखो उनकी रचनाओं में क्या है? पौराणिक, धार्मिक और राष्ट्रप्रेम, ऐतिहासिक सभी तरह के क्या तत्व मिलते हैं। सभी तरह के तत्व मिलते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने? पौराणिक, धार्मिक और राष्ट्रप्रेम, ऐतिहासिक सभी तरह के तत्व मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने ही इन्हें क्या राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त को ही किसने? महात्मा गांधी ने क्या राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की थी। आगे बात करते हैं। देखें अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन थे? किसके? जो भारत है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन थे? तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें? मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है हमारा? हरिशंकर परसाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है हमारा इसमें? जगदीश चंद्र है। क्या होगा? जगदीश चंद्र है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर से के लिए देती हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन आप सबको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।